सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन के रूप में जो कुछ भी खाता है उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बच ही जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, और इनका हमारे शरीर में इकट्ठा होना हमारे बॉडी पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ये जो टॉक्सिक है वो हमारे शरीर से बाहर निकले, और इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी मटेरियल। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तथा फैट। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तथा फैट के डाइजेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वेपर का निर्माण होता है जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में बात किया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनता है? तो देखिए, प्रोटीन के जब भी डाइजेशन होता है तो ये एमिनो एसिड बनाता है, और जब बॉडी प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में यूज करता है तो हमारे बॉडी में 3 प्रकार के नाइट्रोजीनियस वेस्टेज का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं जरा उसको हम समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अमोनिया, सेकेंड है यूरिक एसिड और थर्ड है यूरिया। दोस्तों यहाँ पर अमोनिया सबसे टॉक्सिक प्रोडक्ट है, क्योंकि अमोनिया तथा यूरिक एसिड बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए जो हमारा बॉडी है इसको डायरेक्ट सिक्रीट नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्ट हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरिया में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जो लीवर के द्वारा होता है। मतलब लीवर के द्वारा ही अमोनिया तथा यूरिक एसिड यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को स्किन द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों ये जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको किसी न किसी ऑर्गन द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन के बारे में समझेंगे। देखिए, ह्यूमन बॉडी के पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो इसको हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑर्गन किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन तथा इंटेस्टाइन है। तो चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फर्स्ट बात करते हैं किडनी के बारे में। तो देखिए, ह्यूमंस या जितने दूसरे स्तनधारी होते हैं उन सब में किडनी पाया जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको हटाने और ब्लड में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। दोस्तों जो हमारा किडनी होता है ना, वो सेम के बीज के आकार का होता है। एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और करीब करीब 1.5 इंच मोटा, मतलब 1.5 इंच मोटा होता है, और इसका जो वेट है वो करीब करीब 140 ग्राम का होता है। दोस्तों अगर किडनी को लेंथ वाइज काट दिया जाए तो यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाहरी पार्ट थोड़ा सा पतला होता है जिसे हम कार्टेक्स कहते हैं, जबकि जो भीतरी पार्ट होता है वो मोटा होता है, जिसका 2/3 भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला जो है वो कोन शेप जैसा दिखता है, जिसे पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक किडनी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें ब्रिकक या फिर नेफ्रॉन कहते हैं, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। मतलब जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। दोस्तों नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट मतलब उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारा हार्ट ब्लड को ऑर्टा से रेनल आर्टरी होते हुए किडनी के अंदर भेजता है। दोस्तों प्रत्येक किडनी में रेनल आर्टरी इंटर करने के बाद बहुत सारे पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम आर्टियोल्स कहते हैं। ये जो आर्टियोल्स होता है वे सभी नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में इंटर कर जाती है, जिसे अफरेंट आर्टियोल कहते हैं। दोस्तों अफरेंट आर्टियोल बार बार डिवाइड होकर एक महीन कैपिलरी का एक बंच बना लेता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो ब्लड ग्लोमेरुलस के बीच में बहते हैं वे बहुत प्रेशर में होते हैं। इसी वजह से बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट ग्लोमेरुलस द्वारा ब्लड प्लाज्मा से वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स तो छन जाते हैं। केवल ब्लड सेल जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वे नहीं छन पाते और ब्लड में ही रह जाते हैं। दोस्तों बोमेन कैप्सूल में छनने के बाद जो ब्लड होता है वो नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कैपिलरी मेज से होकर फ्लो होता है। नेफ्रॉन की अलग अलग वेसल से गुजरते समय दोस्तों उसमें उपस्थित अनेक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नलिकाओं के चारों ओर मौजूद ब्लड